हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो कल की वीडियो का आगे का है, उसको मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की 4 पुस्तकें हैं। जो आदिकाल है उसमें अपभ्रंश की 4 पुस्तकें हैं, जिसका पहला नाम है कीर्तिलता, दूसरा कीर्ति पताका, तीसरा विजयपाल रासो, चौथा हमीर रासो है। वहीं बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचना संग है? जो बौद्ध गान ओ दोहा है दोस्तों, ये सिद्धों की रचना है। वहीं अपभ्रंश नाम किन शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था? ये 7वीं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था। जो अपभ्रंश नाम है वो 7वीं शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था। साधारणतः अपभ्रंश का काल जो माना जाता है वो 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच माना जाता है। अपभ्रंश का जो काल माना जाता है वो 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरपुरता लड़ाई का वर्णन परमाल रासो में। जो परमाल रासो है वो आल्हा उदल जो एक पहलवान थे, जिनका मैहर में अखाड़ा भी है आल्हा उदल का, उनकी जो सरदारों की वीरता की लड़ाई वो परमाल रासो में की गई है। आला उदल का वो भी होता है गाना, बहुत फेमस है, वो भी माना जाता है। वहीं खुमार रासो दलपति विजय की भाषा है। जो खुमार रासो है वो दलपति विजय की भाषा है, जो कि राजस्थानी हिंदी है। वहीं अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है। जो अपभ्रंश के फागु काव्य है उसका आशय बसंत ऋतु का काव्य है। ये बसंत ऋतु होती दोस्तों, जिसमें हरा भरा सब कुछ रहता है, पानी बरसता है, सब कुछ होता है, उसी को बसंत ऋतु कहते हैं। ऋतु भी दोस्तों होती हैं, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो होती है उसमें बसंत ऋतु सबसे अच्छा होता है दोस्तों। उसमें मन भी हरा भरा रहता है, चारों तरफ का पर्यावरण भी हरा भरा महसूस होता है। वहीं प्राकृत पेंगलम में किन कवियों की रचना मिलती है? जो प्राकृत पेंगलम है उसमें एक ये रचना है जिसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हर ब्राह्मण, इनके सबकी ये कवियों की रचनाएं मिलती हैं। प्राकृत पेंगलम में जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हर ब्राह्मण, इनकी सबकी रचनाएं मिलती हैं। वहीं नेमिनाथ चेरियो किसने लिखा है? जो हरिभद्र सूरी ने नेमिनाथ चेरियो लिखा है। हरिभद्र सूरी ने नेमिनाथ चेरियो लिखा है। आदिकाल हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था दोहा। जो आदिकाल में है उसमें सबसे लोकप्रिय जो छंद माना गया है वो दोहा छंद को माना जाता है। ये डिंगल राजस्थानी अपभ्रंश शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचना में होता है? जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा में 2 भाषाएं मिल ये रहती हैं। राजस्थानी अपभ्रंश शैली का प्रयोग किया जाता है। इनमें रचनाएं जो वीर रस की रचनाओं में है, वीर रस जो है उसमें रचना लिखी गई है। वीर रस है उसमें रचना लिखी, रसों की संख्या 9 बताया जाता है। उसी प्रकार उसी में से एक है वीर रस। वीर रस है। वहीं पिंगल जो है, डिंगल में राजस्थानी प्लस अपभ्रंश माना जाता है। वहीं पिंगल में ब्रजी प्लस राजस्थानी शैली का प्रयोग किया जाता है। ब्रज की भाषा है जो दोस्तों वो इधर मथुरा साइड माना जाता है। राजस्थानी तो राजस्थान की है भाषा, उसी में प्रेम एवं कोमल भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है। वहीं ब्रजबुली में किन भाषाओं का समुच्चय? जो ब्रजबुली है इसमें ब्रज भाषा, बांग्ला एवं असमिया भाषा, ब्रज भाषा इधर मथुरा साइड माना जाए, बांग्ला जो है इधर बंगाल साइड, और वहीं असमिया जो आसाम में माना जाता है, आसाम में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। वहीं आदिकाल का अधिकतम साहित्य जो राजस्थान से प्राप्त होता है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा संध्या में मिलता है। उलटवासियों का प्रयोग कवि ने अपनी रचनाओं में भी किया है।
उलटवासियों का जो प्रयोग है वो कबीर जी ने भी अपने रचना में किया है। कबीर जी। वहीं आदिकाल साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा? राष्ट्रीय चेतना। जो आदिकाल है उसमें साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा? राष्ट्रीय चेतना है। अमीर खुसरो हैं दोस्तों, एक ये बहुत बड़े लेखक, कवि, रचनाकार सब इनको कहा जाए तो ये हैं अमीर खुसरो जी, जिनका समय माना जाता है 1253 ईस्वी को जन्म होता है, उसमें 1325 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1253 में इनका जन्म और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अमीर खुसरो की जो पूरा नाम है अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो है। जो अमीर खुसरो हैं इनका पूरा नाम जो है अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो है। खुसरो का जन्म एटा पटियावली गांव में हुआ था। एटा जिला है जो उधर पटियावली गांव है एक, उसी में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। जो अमीर खुसरो हैं इनको भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। वहीं खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी की पहेलियों एवं मुकरियों में किसकी प्रधानता है? इनकी जो एक वो है कि पहेलियाँ लिखते थे एवं मुकरियाँ, उसमें किसकी प्रधानता मानी जाती थी? वो है उक्ति वैचित्र की मानी जाती है। वहीं अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती थी? तो ये 100 मानी जाती थी दोस्तों। जो अमीर खुसरो की रचित ग्रंथ है उनकी संख्या 100 मानी जाती थी। वहीं अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। जो अमीर खुसरो ये खड़ी बोली का आदि कवि नहीं कहा जाता है। वहीं खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। जो अमीर खुसरो थे उनके गुरु हैं जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं। वहीं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो का कवियों में राजकुमार अथवा महाकवि का नाम दिया। जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक हैं वो खुसरो को राजकुमार एवं महाकवि ये उपाधि से इनको नवाजा था। राजकुमार राजा का कुमार, और महाकवि जो कवियों में महान हो उसे महाकवि कहा जाता है। वहीं खलिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल अमीर खुसरो की रचना है। जो अमीर खुसरो हैं इनकी रचनाएं यहाँ दोस्तों को दिया गया है, जिसमें से है खलिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। इनकी कुछ पंक्तियाँ भी दिया गया है, जैसे चा मन तूतीय हिंदुई अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुषे तह नाज गोयम। का अर्थ है कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं अद्भुत बातें बता सकूं। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर के टीकाकार हैं। जो प्राकृत पेंगलम है लक्ष्मीधर के टीकाकार हैं, जो कि वंशीधर हैं। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? जो जैन साहित्य है उसका विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में भाग में और अधिकतर उच्च घरानों में हुआ है। मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में और अधिकतर उच्च घरानों में हुआ है। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ हैं यहाँ एवं उसके रचनाकार हैं। जो आदिकाल है उसके कुछ ग्रंथ दिए गए हैं यहाँ पे, और उनके रचनाकार, उनके जो लेखक हैं उनको दिया गया है। जैसे वर्ण रत्नाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। जो वर्ण रचनाकार हैं इसके ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं, जो कि मैथिली भाषा के कवि हैं। वहाँ राउल बेल 10वीं शती प्रेम काव्य जो है ये रोडा की राउल बेल 10वीं शती प्रेम काव्य रोडा की है। वहीं उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती में दामोदर शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई हैं।
वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का चरमोत्कर्ष 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, ये नाथों का चरमोत्कर्ष 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। वही बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य। जो बसंत विलास है 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन चित्रण दिया गया है। बसंत ऋतु बहुत अच्छा होता है। बसंत ऋतु में पूरा एकदम बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा सा, चारों तरफ हरा हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। दोस्तों बसंत ऋतु में ही सावन रहता है, जिसमें बहुत अच्छा लगता है। वही आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आदिकाल है, उसके प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे रासो काव्य की अधिकता है, युद्धों का सजीव चित्रण है, ऐतिहासिकता का अभाव है। वहीं आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। आश्रयदाताओं प्रशंसा में प्रामाणिकता में संदेह है, कल्पना की प्रचुरता है। वहीं अतिशयोक्ति का वर्णन है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता बताई गई है। वहीं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी किया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया जाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो गलती हो क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।